नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, SGPGI एंड RML स्पेशल है ये। और आपको इसमें क्वेश्चन के MCQs और उसके साथ आंसर मिलेंगे, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी कि जो आंसर है वो क्यों है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताया जाएगा। SGPGI का जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और आपको मैं आज एक और न्यूज़ देना चाहती हूँ कि कल 15 फ़ैब से डेली आपको आफ्टरनून में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा, जिसमें कि एक क्वेश्चन होगा और उसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो डेली 12 बजे 12 PM आप डेली क्वेश्चन ऑफ द डे देखना ना भूलें। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे डेली चेक करें चैनल पे विज़िट करके, या क्वेश्चन ऑफ द डे आप चैनल पे आप सर्चिंग बार में सर्च भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, WHO। ओके, तो आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बी में है लंदन, इंग्लैंड। सी में लिखा है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड डी में लिखा है पेरिस, फ्रांस। तो आपका जो राइट आंसर है आपको बताना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आपका WHO का हेडक्वार्टर मौजूद है, सिचुएटेड है। अब आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब कुछ बोलेंगे कि लिखा इंग्लिश में, आप हिंदी में बता रहे हो, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखा है तो उसको पढ़ पढ़ के अगर मैं बता दूंगी तो क्या फ़ायदा है मेरा एक्सप्लेन करने का। काफ़ी साथी हैं हमारे जो अभी इंग्लिश को इतना डीपली अभी इतना समझ नहीं पाते हैं। अब उनको स्टडी करने के लिए अगर हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा तो मुझे लगता है शायद उन्हें बेटर समझ आएगा। और इंग्लिश में तो लिखा ही है तो आप पढ़ ही सकते हैं, बट अगर हिंदी में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो काफ़ी हद तक आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए हिंदी में बोला जाता है। एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में बोलने में। ओके, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं अबाउट WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस and which is responsible for the international public health and headquartered in Geneva and Switzerland, and it has 6 regional offices and 150 field offices worldwide। okay, तो यहाँ पे बोला गया है जो ये WHO है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हमारे यूनाइटेड नेशंस की, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। और इसके 6 रीजनल ऑफिस है और 150 फील्ड ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। और अब हम WHO की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तरफ से हम ये सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जब भी हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं तो आप सभी जानते ही हैं कि हर साल उसकी कुछ थीम होती है। तो मैंने 18 से स्टार्ट करा है, 18 में है, 18 19 में दोनों में सेम है, ठीक है, सेम था थीम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। और 2019 में भी सेम था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड हेल्थ एवरीवेयर एंड एवरीवन। एंड यहाँ पे मैंने 2020 का बताया आपको। 2020 में आया था सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। एंड 21 में आपको शो किया है बिल्ड अ फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड टू एवरीवन। एंड 2022 में था आर प्लैनेट आर हेल्थ। और इस साल 7 अप्रैल 2023 को जो आने वाला वर्ल्ड हेल्थ डे है उसकी थीम मैंने आपको एडवांस में बता दी है। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज अ जनरल नॉलेज भी आपसे पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। हेल्थ फॉर ऑल, जो इस साल का जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का वो है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
all of the following components are used in कुप्पुस्वामी classification of socio-economic status except। अब ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये क्या होता है। ठीक है, कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन एक स्केल होता है, कुप्पुस्वामी एक स्केल होता है जो कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी नीचे इस क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे रहते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है, जो कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं जिससे हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेज़र कर पाते हैं किसी ग्रुप का। ठीक है, और बोला गया है एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन के कंपोनेंट्स हैं और कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि कंपोनेंट्स नहीं है कुप्पुस्वामी स्केल का। सो हम यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज़ फैमिली इनकम, ऑप्शन नंबर बी इज़ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑक्यूपेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो ये 4 कंपोनेंट्स आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कुप्पुस्वामी स्केल के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि कुप्पुस्वामी स्केल के अंडर में फैमिली इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, ये 3 पैरामीटर्स और कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में भी, कुप्पुस्वामी स्केल है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपोनेंट्स ऑफ कुप्पुस्वामी स्केल इंक्लूड दी एजुकेशन, occupation and income, and Kuppuswamy classification is used in urban and peri-urban areas, और इस क्लासिफिकेशन को अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में ही यूज़ किया जाता है। किस लिए? विच कंसीडर द एजुकेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, जिससे कि हेड ऑफ द फैमिली की एजुकेशन को कंसीडर किया जाए, ऑक्यूपेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली एंड पर कैपिटा मंथली इनकम, और पर कैपिटा मंथली इनकम को देख सकें। ओके, एंड इसके बाद जो है दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल फॉर डिटरमाइनिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कुप्पुस्वामी स्केल जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अर्बन फैमिलीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। एंड कुप्पुस्वामी स्केल जो है डेवलप किया गया था फॉर असेसिंग द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द अर्बन इंडिविजुअल्स, एंड इट टुक 3 पैरामीटर्स इनटू द अकाउंट, नेमली एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स। एंड अब यहाँ पे बोला गया है इट वाज मॉडिफाइड टू अनेबल द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस असेसमेंट ऑफ अ फैमिली रेदर देन इंडिविजुअल। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का ये जो मॉडिफिकेशन किया गया है, मतलब कि इस स्केल का मॉडिफिकेशन किया गया है जिससे कि हम असेसमेंट करेंगे फैमिली का रेदर देन इंडिविजुअल। ओके, सो द पैरामीटर वर मॉडिफाइड एज एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द, सो पैरामीटर को क्या मॉडिफाइड किया गया है, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली एंड द इनकम ऑफ द होल फैमिली पूल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, एंड दीज पैरामीटर आर डिफाइंड लेटर इन दिस सेक्शन। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो अभी फ़िलहाल में कुप्पुस्वामी स्केल को मॉडिफाइड किया गया है उसमें क्या है, पहले इंडिविजुअल को असेस किया जाता था, अब यहाँ पे क्या असेस किया जाता है मॉडिफिकेशन में, अब यहाँ असेस किया जा रहा है कि हेड ऑफ़ द फैमिली का ऑक्यूपेशन और एजुकेशन क्या है, और हेड ऑफ़ द फैमिली और फुल फैमिली की इनकम क्या है। अब ये मॉडिफाइड कर दिया गया जिससे हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हम मेज़र कर सकते हैं कि इनकी पुअर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, ये इन सब में डिवाइड कर सकें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब यहाँ पे ESIC 2019 का एक क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर एक इम्पॉर्टेंट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ESIC 2019 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की बात हो रही है, आप एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर भी समझ सकते हैं इससे। और यहाँ पे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन है और 4 में से कोई 3 ऑप्शन जो हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के फिलॉसफीज़ हैं और एक फिलॉसफी नहीं है, एक्सेप्ट लिखा है ना। तो सबसे पहला है इक्विटी एंड जस्टिस। ठीक है, मतलब इक्विटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड जो है आपका इंटरसेक्टरल अप्रोच है, एंड थर्ड में बोला है प्राइमरी प्रिवेंशन, एंड फोर्थ में बोला है इंटर रिलेशनशिप ऑफ द हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। आंसर क्या है इसका,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, प्राइमरी प्रिवेंशन, जो कि आपका फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर में नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ इक्विटी, सोशल जस्टिस, solidarity, intersectoral approach, and interrelationship with the health and development. And further, at its core is a focus on population health, illness prevention and health promotion. यहाँ पे बोला गया जो फिलॉसफी है प्राइमरी हेल्थ केयर की, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस पे बेस्ड है, और इंटरसेक्टरल अप्रोच, जिसमें कि आपका इंटरसेक्टरल अप्रोच हो और इंटर रिलेशनशिप हो हेल्थ एंड डेवलपमेंट का। एंड यहाँ पे हम फोकस करते हैं ज़रा ऑप्शंस पे नीचे। ये है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जो मैंने आपको नीचे नोट डाउन कर रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। पहले में आपका जो था इक्विटी एंड जस्टिस था, जिसमें कि बोला गया है कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो इक्वली सबको शेयर होनी चाहिए, जितने भी पीपल्स हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है, एबिलिटी टू पे, इस सब पे ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। एंड ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू द हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ की जितनी भी फैसिलिटीज़ है उस पर सबका हक है और सबको बराबर मिलना चाहिए विदाउट एनी पार्शियलिटी। तो इक्विटी एंड जस्टिस में आपको ये एक्सप्लेनेशन मिली है। एंड बी में बोला है इंटरसेक्टरल अप्रोच, जिसमें आपको बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द सेक्टर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन पर्टिकुलरली द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हाउसिंग एंड पब्लिक वर्क्स, कम्युनिकेशन एंड अदर सेक्टर्स के बीच में। एंड यहाँ पे बोला गया जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन द प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर। यहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए अपनी खुद की हेल्थ के लिए प्रमोट करने के लिए, यानी कि वहाँ पे कोई भी कैंप लगता है, ठीक है, कोई भी आपको हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है, तो उसमें आपकी कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी खुद की हेल्थ को वेलफेयर कर सके और प्रमोट कर सकें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला गया है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी विद रिसोर्सेज दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट होनी चाहिए हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या केयर में, जिससे कि जो कम्युनिटी है और कंट्री है उसको अफोर्ड भी कर सकें, ठीक है। एंड आपका है फोकस ऑन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन पे मेनली फोकस है प्राइमरी हेल्थ केयर का, बिकॉज प्रमोट दी हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल विद एम्फेसिस ऑन द प्रिवेंशन। अगर हेल्थ और हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करेंगे तो इससे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी डिजीजेज एंड इलनेसेस को प्रिवेंट कर सकेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चैनल पे अगर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज और क्लासेस अपलोड होती है, सारे टॉप एमसीक्यूज़ आपके लिए अपलोड होते हैं विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकनगुनिया वायरस इज़ ट्रांसमिटेड। अब चिकनगुनिया की बात हो रही है, चिकनगुनिया का जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है एडिस मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। एडिस मॉस्किटो क्या करता है, डेंगी और येलो फीवर भी कॉज करता है, ठीक है, ट्रांसमिट करता है। डेंगी मॉस्किटो जो है एडिस मॉस्किटो वो डेंगी, येलो फीवर एंड चिकनगुनिया वायरस को ट्रांसमिट करता है। और चिकनगुनिया वायरस कुछ नहीं है, क्यूलिक्स मॉस्किटो की बात कर लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है वो जैपनीज इंसेफेलाइटिस को कॉज करता है, ठीक है। क्या करता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो आप सब जानते हैं, वेरी वेल नोन है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस क्यूलिक्स मॉस्किटो कॉज करता है बाइट करके, ठीक है। और जो मार्श मॉस्किटो है, काफ़ी नाम नहीं सुना अभी तक हमने मार्श मॉस्किटो का, कभी थोड़ा मैंने सर्च करा है काफ़ी जगह, तब मुझे थोड़ा मिला है इसके बारे में, मार्श मॉस्किटो क्या होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है मार्श मॉस्किटो के बारे में, मैंने भी इससे पहले कभी सुना नहीं है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। मार्श मॉस्किटो क्या है, मार्श मॉस्किटो ऑल्सो नोन एज, आप यहाँ पे पढ़िएगा, एडिस टेनियोरिंकस, ठीक है, मुश्किल नाम है लेकिन थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एडिस टेनियोरिंकस, या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं ब्लैक सॉल्ट मार्श मॉस्किटो। जो ब्लैक सॉल्ट मार्श मॉस्किटोज हैं, ठीक है, तो उसको हम मार्श मॉस्किटो बोलते हैं, जो कि एक मॉस्किटो है इन फैमिली क्यूलिसिडे। फैमिली क्यूलिसिडे जो है वो मार्श मॉस्किटो वहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बीच में बात भी और क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरे काफ़ी जगह सिलेक्शन हुए हैं,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, वो आपको भी पता होना चाहिए और पता भी होगा, ठीक है। मैं क्या, कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी भी फील्ड में हर तरीके से, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक और कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। अब मान लीजिए मैं आपको डेली क्लासेस देती हूँ, तो मेरा एम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि आपको क्लास देना है या सिर्फ ये एम है पैसे कमाना है, नहीं। इससे कोई इनकम इतनी खास हो नहीं रही है कि मेरा घर चल जाए, बट आप ये भी सोचिए, मेरा यहाँ पे मोटिव मेन ये है ताकि मैं खुद सीखूँ। सबसे पहले पहले यहाँ पे मेरा डेली का काम है, सबसे पहले खुद सीखना, उसके बाद आपको सिखाना, ठीक है। मेरा मोटिव पहला यही है, खुद सीखना, उसके बाद आपको सिखाना। तो काफ़ी मिस्टेक्स आपको भी पता है मिल ही जाती है वीडियोज़ में, तो उसके लिए तो अपोलोजाइज़ है मेरी तरफ से, माफ़ी है, ठीक है। तो आप काफ़ी लोग करेक्ट भी करते हैं उसको, मुझे अच्छा भी लगता है, उसे चलता है मुझे पता कि आप कितना केयरफुली देखते हैं वीडियो को। तो अच्छा लगता है जब आप बताते हैं मुझे गुस्सा तो नहीं आता, क्योंकि अगर कोई कमी बताएगा तो इंसान को गुस्सा ही आएगा, जाहिर सी बात है। बट मुझे गुस्सा नहीं आता है, बट मुझे बल्कि अच्छा लगता है कि मुझे मेरी कमी पता चल रही है। सो वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा दोस्तों, और सीखते रहिएगा डेली। और कुछ भी नया होता है तो आप मुझे कमेंट में बोला करें कि आपको कौन सी क्लासेस चाहिए या कौन सा टॉपिक एक्सप्लेनेशन में चाहिए, ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में ला के दूँगी। एंड तो आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। एंड यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ द कैरियर फॉर द इंसेफेलाइटिक वायरस। और जो ये मार्श मॉस्किटो है ये इंसेफेलाइटिक वायरस का कैरियर होता है, विच इंक्लूडिंग दी वेनेजुएलन इंक्वेन इंसेफेलाइटिस एंड कैन ट्रांसमिट द डीरोफिलेरिया इमिटिस एंड इट रिजाइड्स इन अमेरिका। और ये कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है। एंड इज़ नोन टू बाइट द मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, एंड ठीक है। एंड लाइक द अदर मॉस्किटोज एट दिस टेन्योरिंकस, जो एडल्ट सर्वाइव ऑन द कॉम्बिनेशन डाइट ऑफ ब्लड एंड शुगर विद फीमेल जनरली रिक्वायर द ब्लड मील। उसे मील चाहिए होता है बिफोर द लेइंग द एग्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैपनीज इंसेफेलाइटिस की बात आ गई। अब जान लेते हैं जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है किससे ट्रांसमिट होता है। मॉस्किटो, टिक्स, माइट्स एंड रेडफिलिया। तो आप सभी को पता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस मॉस्किटो से ही कॉज होता है एंड ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस को ट्रांसमिट करने के लिए मॉस्किटो ही रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात कर लेते हैं टिक माइट्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टिक के बारे में। टिक क्या करता है, लाइम डिजीज़ को कॉज करता है। अब लाइम डिजीज़ क्या है, एक टिक बॉर्न इलनेस होती है जो कि बैक्टीरियम बोरेलिया बर्गरडर फेरी, ये नाम है, ठीक है। इसके कॉजेटिव बैक्टीरिया का नाम है बोरेलिया बर्गडोर फेरी। ये लाइम डिजीज़ को कॉज करती है। और लाइम डिजीज़ किससे कॉज होती है, टिक से कॉज होती है, ठीक है, ओके। एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला था आपको माइट्स। सो माइट्स क्या कॉज करते हैं, ये टिनी माइट्स जो है ना बॉडी में स्कैबिस कॉज करते हैं। अब स्कैबिस में क्या होता है, सीवियर ईचिंग होती है, रेडनेस होती है, ठीक है, रेडनेस और बम्प्स होते हैं पूरे फुल बॉडी में। स्कैबिस टिनी माइट्स की वजह से कॉज होता है। अब हम बात कर लेते हैं डी, जिसमें रेड फिलिया लिखा था। जो रेड फिलिया है वो फिलियाज जो हैं रेड में प्रेजेंट होते हैं, रेड की बॉडी में, और वो प्लेग और टाइफस कॉज करते हैं रेड फिलियास, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया का। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है कौन से साल में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट में बोला है 1953, 1958, 1970 एंड 2002 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका दोस्तों। आपका जो 1958 है ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1953 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 58, अब आप बोलेंगे 58 में था, अब 53 बोल रहे हो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ना ही सिलेक्शन आपका रुकवाता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो इरिडिकेशन बोला है जिसका 1958 है लॉन्चिंग ईयर, बट यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्रोग्राम बता रही हूँ मैं आपको, जो कि 1953 में आया था। और फिर आया नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम जो कि आया 1958 में, ठीक है।
So but after the spectacular results in the 5-year period, the program was renamed as the malaria eradication program in the year 1958, but there was the resurgence of malaria cases. यानी कि मलेरिया की केसेस में सडनली 1958 के बाद फिर से रिसर्जेंस, मतलब बहुत बड़ा या इंक्रीजमेंट बोल सकते हैं, केसेस में इंक्रीजमेंट आ गए काफ़ी ज़्यादा इन द अर्ली 1970. एंड देन इन 1999 में क्या हुआ, होल प्रोग्राम वाज रीनेम्ड. अब पूरे ही प्रोग्राम का नाम चेंज करके कर दिया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम. एंड रिसेंटली 2002 में जो प्रोग्राम है वो रीनेम्ड हुआ है एज अ नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. इसका नाम चेंज करके रखा गया है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. तो ये मलेरिया पे क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं. अ पेशेंट इज रिसीविंग दी क्लोजापिन. क्लोजापिन मेडिसिन है जो पेशेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड इन्वेस्टिगेशन द पेशेंट शुड रूटीनली अंडरगो. अगर पेशेंट क्लोजापिन को रिसीव कर रहा है तो कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जो पेशेंट की रूटीनली जाएगी चेकअप के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो पहला ऑप्शन है आपका TLC एंड DLC, total leukocyte counts and differential leukocyte counts, leukocytes count, okay. and B में बोला है थायराइड प्रोफाइल, C में बोला है लिपिड प्रोफाइल एंड D में बोला है लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है. सो आपका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ. ऑप्शन नंबर A है TLC एंड DLC काउंट्स, ओके. सो आपका थायराइड प्रोफाइल में आपको पता ही है T3, T4 एंड TSH का पैरामीटर चेक होता है. लिपिड प्रोफाइल में HDL, LDL एंड कोलेस्ट्रॉल, ओके. एंड लीवर फंक्शन टेस्ट में आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, SGOT, SGPT एंड सीरम बिलिरुबिन, ओके. एंड आपका जो TLC DLC है ऑप्शन नंबर A, हम इसी में जान लेते हैं क्या होता है. तो TLC DLC में क्या होता है, इफ़ द पेशेंट इज रिसीविंग द क्लोजापिन, अगर पेशेंट क्लोजापिन रिसीव कर रहा है so he and she is at the risk of developing the agranulocytosis. अब agranulocytosis क्या है, deficiency of granulocytes in the blood. ब्लड में granulocytes, अब granulocyte जो है टाइप ऑफ WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में agranulocytosis की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी. सो इसलिए क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है तो TLC और DLC को, जो कि बहुत इसेंशियल है. अगर WBC का काउंट जो है लेस देन 3000, जो कि बहुत ही फेटल कंडीशन में जा रहा है, ये 3000 पर mm³ में जा रहा है, सो द ड्रग शुड बी स्टॉप इमीडिएटली. अगर 3000 से बिलो जाएगा TLC काउंट आपका, WBC काउंट, तो पेशेंट का क्या करना होगा, ड्रग को इमीडिएटली स्टॉप करना होगा, ठीक है. सो आपका राइट आंसर आपको मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेज Which of the following is the nurse's correct interpretation when the patient has serum lithium level 2.0 milliequivalent per liter? अब नर्सेस का करेक्ट इंटरप्रिटेशन बताना है, मतलब कि आप क्या इंटरप्रेट करेंगे ठीक तरीके से जब पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है. आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि सीरम लिथियम लेवल को बताना है कि 2.0 अगर पेशेंट का है तो इसका मतलब क्या है. 4 ऑप्शन में से देख के बताना होगा आपको. पहले में बोला गया है कि द लेवल आर बिलो द थेराप्यूटिक रेंज एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन, मतलब कि जो ये लेवल है ये थेराप्यूटिक रेंज से काफ़ी नीचे है, बिलो है, सो इन्फॉर्म द फिजिशियन. एंड ऑप्शन नंबर B में बोला है लेवल आर विद इन द थेराप्यूटिक रेंज, डू नथिंग. थेराप्यूटिक रेंज के अंडर में है ये रेंज, सो डू नथिंग. एंड C में बोला है द लेवल्स आर एलिवेटेड एंड पेशेंट शुड बी असेस्ड फॉर द लिथियम टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो ये लेवल है एलिवेटेड है, सो पेशेंट को असेस करना है लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए और उसकी मैनिफेस्टेशंस के लिए. एंड D में बोला था लेवल है स्लाइटली एलिवेटेड, डू नथिंग. स्लाइटली एलिवेटेड लेवल है, कुछ नहीं करना है. सो आपको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है, बोला क्या है इसमें कि जो लेवल है थोड़ा एलिवेटेड है और पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेशन के लिए असेस करना होगा. तो इसकी थेरेप्यूटिक रेंज देख लेते हैं. तो आपको पता होना चाहिए इसमें 2 टाइप की रेंज आती है, ठीक है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये. जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हर एक एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज़रूर आता है,
ठीक है। पहला आता है, एग्ज़ाम में आएगा आपके पास, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम, या ऐसा आएगा प्रोफाइलेक्टिक लेवल ऑफ लिथियम। सो दोनों की रेंज में कोई फ़र्क नहीं है, सबसे पहले आप नोट कर लेना। देखो एंड में 1.2 है, 1.2 है, तो स्टार्टिंग को ध्यान रखना है बस। अगर थेराप्यूटिक की बात कर रहे हैं तो 0.8 है, और प्रोफाइलेक्टिक की बात कर रहे हैं तो 0.6 है, ठीक है। तो थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम है 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आप एक याद रख लेना, दूसरा वाला आपको ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। तो आप थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम को याद रखना, जो कि थेराप्यूटिक लेवल जो है आपका 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, और आपका जो प्रोफाइलेक्टिक है वो 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। हियर द पेशेंट हैड द लेवल ऑफ मोर देन 2, और पेशेंट का मोर देन 2 है, सो जो मोर देन 2 आया है वो लिथियम टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ओके, एंड नीचे थोड़ा जान लेते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पैनिक डिसऑर्डर। अब आप देख सकते हैं फिर से ड्रग का क्वेश्चन आ गया है एक बार और इसमें लिथियम भी है, और एक्सप्लेन किया जाएगा आपको इसके बारे में, सबके बारे में। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है? तो पहला आप देख सकते हैं फ्लॉक्सेटिन, लिथियम, डाइजेपाम एंड क्लोरप्रोमाजिन। ओके, सो आपको जो राइट आंसर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर सी है डाइजेपाम। डाइजेपाम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पैनिक डिसऑर्डर। सो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ, यहाँ पे हर एक मेडिसिन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहला है आपका फ्लॉक्सेटिन। फ्लॉक्सेटिन जो है इट इज़ यूज टू ट्रीट द डिप्रेशन, ओसीडी, बुलिमिया नर्वोसा, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स एंड पैनिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो जो फ्लॉक्सेटिन है आपकी ओसीडी, बुलिमिया एंड डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, एंड पैनिक डिसऑर्डर में भी यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं फ्लॉक्सेटिन को भी आपने देखा है पैनिक डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, बट क्वेश्चन में आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, जिसको मोर प्रेफरेंस दी जाती है, वो है आपकी डाइजेपाम। नेक्स्ट है आपका लिथियम। लिथियम जो है मूड स्टेबलाइजर है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजर। इट इज़ यूज टू ट्रीट द मूड डिसऑर्डर सच इज द मेनिया, फीलिंग हाईली एक्साइटेड, ओवर एक्टिव एंड डिस्ट्रैक्टेड, एंड हाइपोमेनिया सिमिलर टू मेनिया बट लेस सीवियर। हाइपोमेनिया में क्या होता है, होता तो सिमिलर है मेनिया की तरह, बट उससे थोड़ा लेस सीवियर होता है, थोड़ा कम होता है हाइपोमेनिया में। एंड जो रेगुलर पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन, जो रेगुलर पीरियड ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि आपको समझा दूँ, पूरे दिन में एक टाइम आप बहुत उदास हो, एकदम उदास हो, अचानक से कुछ टाइम है सडनली खुश हो गए, उछलने कूदने लग गए, बहुत खुश हो रहे हो, खुशी का ठिकाना ही नहीं है, फिर थोड़ी देर में फिर से उदास हो गए, कुछ टाइम बाद देखा गया, तो इसे बोलते हैं रेगुलर पीरियड ऑफ डिप्रेशंस। एंड वेयर द ट्रीटमेंट विद अदर मेडिसिन हैज़ नॉट वर्क, जहाँ पे जो ट्रीटमेंट है दूसरी मेडिसिन से नहीं हो पाता है तो लिथियम ट्रीटमेंट देते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन को जो है शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, क्लोरप्रोमाजिन फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। एक मेंटल इलनेस है शिज़ोफ्रेनिया दैट कॉज द डिस्टर्बेंस और अनयूजुअल थिंकिंग, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट इमोशंस एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। इसके साथ अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक द कंडीशन दैट कॉज द डिफिकल्टी टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स एंड आइडियाज दैट आर रियल। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट एक्सपीरियंस द एंजाइटी अटैक। एक क्लाइंट है जिसको एंजाइटी अटैक एक्सपीरियंसिंग होते हैं, एंड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इसके लिए होगा। अगर पेशेंट को एंजाइटी अटैक एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसका जो बेस्ट मैनेजमेंट है ना, नर्सिंग इंटरवेंशन, वो आपको बताना है। टर्न ऑन द टेलीविजन, क्या आप खुद बताओ एंजाइटी अटैक में कि आप टेलीविजन ऑन कर दोगे या पेशेंट को छोड़ के अकेले भाग जाओगे कहीं पर? हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी में बोला है स्टे विद द पेशेंट एंड स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंस। साथ रहो पेशेंट के और छोटे छोटे शब्द बोलो, जैसे कि पानी पीना है, दवाई खानी है, कुछ लेकर आऊँ, क्या हुआ। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट सेंटेंस नहीं है। अगर आप पूछोगे क्या हुआ तो इसमें तो एंजाइटी और ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या हुआ तो पूछना नहीं है। आपको पता है वो पेशेंट आपका एंजाइटी अटैक वाला है और उसको एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ
ये जो वर्ड है ये पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट सेंटेंस और स्पीकिंग करनी है पेशेंट के साथ, एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें नहीं पूछनी। एंड आस्क द क्लाइंट टू प्ले विद द अदर क्लाइंट, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है दोस्तों। एंड द नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग एंजाइटी इंक्लूड द यूजिंग शॉर्ट सेंटेंस, स्टे विद द क्लाइंट, डिक्रीज द स्टिमुलाई, रिमेन काम एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लीव द क्लाइंट अलोन, टर्निंग ऑन द टेलीविजन एंड प्लेइंग विद अदर। दिस में एग्जीग्रेट द एंजाइटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट को अलोन रखना, टीवी ऑन करना, दूसरे पेशेंट के साथ खेलने के लिए एग्जीग्रेट करना, ये एंजाइटी को और बढ़ाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, mother of a child diagnosed with phenylketonuria and asked the nurse regarding her diet। एक मदर है चाइल्ड के साथ जिसको डायग्नोज हुआ है अभी फिनाइलकीटोन्यूरिया, और नर्स ने उसकी डाइट के रिगार्डिंग अभी बताना चालू किया है। तो व्हाट टाइप ऑफ डाइट नर्स शुड एडवाइज द मदर। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन यही है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया बच्चे को है, ठीक है, उसका क्या डाइट मैनेजमेंट है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है लो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में है आपका लो फैट, सी में है लो कैलोरीज एंड डी में है हाई फाइबर्स। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लो प्रोटीन। फिनाइलकीटोन्यूरिया में आपको लो प्रोटीन डाइट पे रखना है बच्चे को। अब क्यों रखना है ये जान लेते हैं पहले। सो फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। PKU जिसे बोलते हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो कॉज होता है बाय द डेफिशिएंट एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज। ये एक एंजाइम है जो फिनाइल एलानाइन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, विच इज़ नीडेड टू कन्वर्ट द इसेंशियल अमीनो एसिड्स फिनाइल एलानाइन। ओके, अब ये फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है एंजाइम, ठीक है। सो तो फिनाइल एलानाइन जो है, फिनाइल एलानाइन जो एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में फाउंड होता है। सो चाइल्ड जो है उसको इंकरेज किया जाएगा लो प्रोटीन डाइट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है, अब फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में जान लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज PKU। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें इंक्रीज लेवल ऑफ सब्सटेंस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलानाइन। ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो डेफिशिएंट होता है बॉडी में, जिससे कि फिनाइल एलानाइन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है काफ़ी। एंड जो फिनाइल एलानाइन है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन्स में और सम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में प्रेजेंट होता है। अगर बच्चे को PKU है और वो इज़ नॉट ट्रीटेड, फिनाइल एलानाइन कैन बिल्ड अप द हार्मफुल लेवल इन द बॉडी। अगर PKU को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो बॉडी में फिनाइल एलानाइन का जो हार्मफुल लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज होगी और अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ज़रा फिनाइलकीटोन्यूरिया जो कंडीशन है इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में जानते हैं। सो आप पहला देख सकते हैं, आपके जो बच्चे की बॉडी में मस्टी ऑर्डर आएगा, ठीक है, उसके ब्रीथ में, स्किन में, यूरिन में, सब में मस्टी ऑर्डर आएगा। क्यों? बिकॉज बॉडी में फिनाइल एलानाइन का जो लेवल है बहुत हाई है, जिसकी वजह से बॉडी से मस्टी ऑर्डर आएगा। और जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इट इंक्लूड दी सीजर्स, ठीक है, बच्चे को सीजर्स भी आ सकते हैं। एंड स्किन रैशेज हैं जैसे कि एक्जिमा, लाइटर स्किन, हेयर, आई कलर, देन द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, आई कलर में डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज जो फिनाइल एलानाइन है वो कांट ट्रांसफॉर्म इनटू द मेलानिन, वो मेलानिन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो तो पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द हेयर एंड स्किन टोन, ठीक है, मेलानिन जो है स्किन एंड हेयर एंड स्किन की टोन और कलर में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फिनाइल एलानिन जो है मेलानिन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है तो स्किन का कलर और हेयर का कलर लाइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अनयूजुअल स्मॉल हेड साइज हो जाएगा जिसे हम माइक्रोसेफेली बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हेड सर्कमफ्रेंस जो है नॉर्मल से लो होता है, कम होता है। हाइपर एक्टिविटी दिखेगी बच्चे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिखेगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ phenylalanine level in the blood and delayed development
बिहेवियर, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये जो कुछ है साइन सिम्टम्स जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया को इंडिकेट करते हैं, जो कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। सो आज की दोस्तों क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है जितने भी आज मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दी है आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और खूब सारी नॉलेज मिली होगी। आज मुझे भी खूब सारी नॉलेज मिली है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अपनी तैयारी खूब जोरों शोरों से रखिएगा, सारा सिलेबस कवर कर लेना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, स्ट्रेस फ्री रहना दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, ज़रूर होगा दोस्तों। भगवान पे विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।